नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यह विकास देश के लिए हानिकारक है। महंगाई पर जीडीपी वाला तंज कस, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, जनता खत्म करेगी कुशासन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने दिखाए काले झंडे की नारेबाजी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनावों में एसपी जीतेगी 400 सीटें। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार हटाना है हमारी पार्टी का उद्देश्य। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यह विकास देश के लिए हानिकारक है। महंगाई पर जीडीपी वाला तंज कस, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, जनता खत्म करेगी कुशासन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पिछले साल भर में ही तीनों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा को ग्राफ के जरिए समझाते हुए लिखा कि ऐसा विकास देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना लोक कथाओं के ऐसे लालची राज से की है जिनकी अंधाधुंध टैक्स वसूली से जनता दुखी रहती थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि सरकार ने जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन ये रुपए गए कहाँ? कांग्रेस नेता ने ग्राफिक्स के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। राहुल ने जो ग्राफिक्स शेयर किया है उसमें पृष्ठभूमि में उनकी आवाज आ रही है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक वाली जीडीपी नहीं, गैस डीजल पेट्रोल वाली जीडीपी। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब से जो छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने दिखाए काले झंडे की नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों का भाजपा सरकार के प्रति रोष कम नहीं हो रहा है। गुरुवार को दड़ियाल क्षेत्र में एक स्थान से आ रहे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बीजेपी वालों की नो एंट्री की बात कहते हुए विरोध जताया। राज्य मंत्री ने रुककर किसानों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसान शांत नहीं हुए तो राज्य मंत्री काफिले के साथ निकल गए। गुरुवार सुबह को प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख उत्तराखंड सीमा पर स्थित गांव रिजपुरा टाटा में बाबा जी की कुटिया पर गए थे। बाबा जी की कुटिया को लेकर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों की आस्था है। राज्य मंत्री के बाबा जी की कुटिया आने की जानकारी किसानों को हो गई। इस पर तमाम किसान मार्ग में एकत्र हो गए। जैसे ही राज्य मंत्री का काफिला बाबा जी की कुटिया से होकर वापस जाने लगा तो कुछ दूरी पर किसान एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की और काले झंडे दिखाने लगे। इस पर राज्य मंत्री के काफिले के साथ चल रहे पुलिस कर्मी किसानों को रोकने और समझाने लगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी अपने वाहन को रुकवाकर किसानों से बात की और समझाने की कोशिश की। इस पर किसानों ने कह दिया कि बीजेपी वालों की नो एंट्री है। इस पर राज्य मंत्री काफिले के साथ आगे बढ़ गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनावों में एसपी जीतेगी 400 सीटें। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार हटाना है हमारी पार्टी का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान वो लगातार जनता संवाद कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय रथ यात्रा के साथ गुरुवार 14 अक्टूबर को अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि 2022 के चुनावों में हमारी पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाना है। इस दौरान बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व के चुनावों में बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अब समाजवादी पार्टी छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 2022 में गोवा विधानसभा, 2024 में लोकसभा चुनाव जीतेगी। चिदम्बरम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। चिदम्बरम पणजी में राज्य चुनाव अभियान कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो कांग्रेस के गोवा चुनाव प्रभारी हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का हवाला देते हुए कहा, एक बात कह दूं, इतिहास रहा है कि जो गोवा जीतता है वो दिल्ली भी जीतता है। चिदम्बरम ने कहा कि 2007 में हमने गोवा जीता, 2009 में हमने दिल्ली जीती, 2012 में हमने दुर्भाग्य से गोवा खो दिया, 2014 में हमने दिल्ली को भी खो दिया, 2017 में आपने गोवा जीता, लेकिन हमारे विधायक गोवा हार गए थे।
उनका इशारा 2017 में गोवा विधानसभा में सर्वाधिक सीट जीतकर भी सरकार न बना पाने की ओर था। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में गोवा और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतेगी। 2017 के गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 40 सदस्यीय सदन में 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उस समय भाजपा ने सरकार बनाने के लिए कुछ क्षेत्रीय संगठनों और निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन कर लिया था। राज्य में फिलहाल कांग्रेस के 4 विधायक हैं। चिदम्बरम ने कहा, इतिहास हमारा है, हम आज के शुभ दिन से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे कार्यालय का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्णिम वर्ष याद रखना चाहिए जब गोवा उद्योग, स्कूल, कॉलेज और सड़कों जैसे क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, हम गोवा के उस स्वर्णिम युग को वापस लाएंगे और इसकी शुरुआत 2022 से होगी। मेरी कामना है कि आप साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि गोवा को कोई राजनीतिक दल उपनिवेश नहीं बना सकेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, राकेश टिकैत ने जांच पर जताया असंतोष, कहा केंद्रीय मंत्री के बेटे की रेड कार्पेट गिरफ्तारी ने किसानों में गुस्सा बढ़ाया। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में चल रही जांच पर गुरुवार को नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की रेड कार्पेट गिरफ्तारी ने आंदोलन कर रहे किसानों के गुस्से को भड़का दिया है। अजय मिश्र को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए टिकैत ने कहा कि आरोपी के पिता अगर पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को पिछले सप्ताह 12 घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आशीष पर आरोप है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जिन कारों की टक्कर से 4 किसानों की मौत हुई थी, उनमें से किसी एक गाड़ी में आशीष भी सवार थे। भाकियू नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्री के बेटे, जो घटना का मुख्य आरोपी है, कि रेड कार्पेट गिरफ्तारी ने प्रदर्शनकारी किसानों के गुस्से को भड़का दिया है। टिकैत ने टप्पल कस्बे में एक कार्यक्रम में कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि तब तक बिल्कुल न्याय नहीं हो सकता जब तक मुख्य आरोपी के मंत्री पिता को पद से नहीं हटाया जाता। मामले की जारी जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री एसआईटी की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि अगर अजय मिश्र को उनके पद से हटाया नहीं गया तो लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में चल रहा प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। भाकियू नेता ने कहा कि 18 अक्टूबर को रेल रोको प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाकियू 26 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल किसान पंचायत आयोजित करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के पार्टी संगठन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में कांग्रेस आला कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस आला कमान गुजरात के पार्टी संगठन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से बड़े पदों पर जमे निष्क्रिय नेताओं को बाहर कर युवाओं को अग्रिम पंक्ति में लाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मोढवाडिया, नारायण राठवा, हार्दिक पटेल आदि के नामों की चर्चा है। नेता विपक्ष के रूप में शैलेश परमार, वीरजी ठुमर के नाम आगे हैं। गुजरात कांग्रेस प्रभारी पद पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की नियुक्ति के बाद पार्टी आलाकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष व नेता विपक्ष के पदों पर भी फैसला करेगा। स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा एवं विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धनानी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार का चेहरा बदले जाने के बाद संभावना यह भी जताई जा रही है कि गुजरात में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। कांग्रेस की समस्या यह भी है कि वह सालों से पार्टी में जमे निष्क्रिय नेताओं को दूर किए बिना संगठन में ऊर्जा भी भरना चाहती है और जीतना भी। भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात विधानसभा की सभी 182 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती कम नहीं है। हाल ही संपन्न गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव परिणाम पर नजर दौड़ाएं तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है। सूरत के बाद गांधीनगर में भी कांग्रेस की हार के लिए सीधे तौर पर आपकी मौजूदगी को जिम्मेदार माना सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया, हार्दिक, NDA और RJD से कौन देगा इन्हें टक्कर। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस, NDA और RJD पर सबकी नजरें हैं। इन सभी पार्टियों की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। सबसे खास बात इस बार कांग्रेस के साथ है कि उसने स्टार प्रचारकों में 3 ऐसे नामों को शामिल किया है जिसने NDA और RJD के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने तो कई नामों को शामिल किया है, लेकिन इसमें कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के नाम पर ज्यादा चर्चा है कि आखिर इन्हें NDA और RJD से कौन टक्कर देगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए 22 अक्टूबर को कन्हैया कुमार पटना आएंगे। 22 को ही जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल भी पटना आएंगे।
कन्हैया के नाम पर खासकर नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि ऐसी चर्चा है कि पार्टी में मजबूती लाने के साथ ही बिहार में तेजस्वी के सामने युवा चेहरे को मैदान में उतारने की नीति से कांग्रेस काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने ऐसे युवाओं को स्टार प्रचारक में इस बार शामिल किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके फार्म हाउस पहुंचे सीएम चन्नी, अटकलों का दौर शुरू। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में गुरुवार को एक बार फिर से बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुवार को मोहाली के सिसवा स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की यह कैप्टन से पहली मुलाकात है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी और साथ में उनके बेटे और बहू भी गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम और बेटे की शादी से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन अचानक इस मुलाकात ने पंजाब में फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात ऐसे समय में हो रहा है जब गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में हाईकमान के सामने पेश होंगे, तो वहीं उससे ठीक पहले चन्नी और कैप्टन की मुलाकात की खबरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सीएम पद खोने के बाद अमरिंदर सिंह लगातार सिद्धू और कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाल ही में अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ को सशक्त बनाने के केंद्र के कदम का समर्थन किया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार बीएसएफ को दे दिया है। पहले यह दायरा 15 किलोमीटर तक ही सीमित था। अब इसे 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के बाद पंजाब में सियासी घमासान शुरू हो गया है। हाल ही में सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से फौरन फैसला वापस लेने की मांग की, तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र के फैसले को सही करार दिया है। बीएसएफ की बड़ी पावर तो सुरजेवाला ने समझाई क्रोनोलॉजी, गुजरात से जोड़ा लिंक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अपने एक तरफा फैसले पर केंद्र को फटकार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि यह इस साल गुजरात में अदानी द्वारा संचालित मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने के लिए था। आपको बता दें कि दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है, वहीं गुजरात में काफी समय से बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझिए वाली टिप्पणी से प्रेरित होकर सुरजेवाला ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर इस नए आदेश को जून में मुंद्रा पोर्ट से गुजरने वाले 25,000 किलोग्राम शिपमेंट और सितंबर में उसी बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम 20,000 करोड़ रुपए मूल्य के शिपमेंट के साथ जोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, क्रोनोलॉजी 9 जून 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट से 25,000 किलो हेरोइन आई थी। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अदानी पोर्ट में 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र एक तरफा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया। फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 के चुनावों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, यूपी की जनता दिलाएगी 400 सीट। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीत सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का मकसद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार को हटाना है। यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भाजपा सरकार के खिलाफ निराशा को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश आगामी 2022 के चुनावों में हमारी पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। हमारी पार्टी का उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा, फर्जी बाबा को जल्द ही हटा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ भी हमला बोला, जिसमें 8 लोग मारे गए थे, इनमें 4 किसान थे। अखिलेश यादव ने हिंसा के कुछ दिनों बाद तिकुनिया गांव में किसानों के परिवारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस कदम की निंदा की। लखीमपुर खीरी में किसानों ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में एक वाहन ने विरोध प्रदर्शन के बाद लौट रहे किसानों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौत हो गई। मंत्री और उनके बेटे ने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है। हालांकि आशीष मिश्रा को बाद में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा नीति सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए हमला तेज कर दिया। यादव ने आरोप लगाया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों से किसानों को कुचल दिया और मार डाला। यह सरकार किसान विरोधी, खाद चोरी करने वाली है और कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि के पीछे है। उन्होंने आगे दावा किया कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के कर्मचारियों की धमकी, नहीं खाली करेंगे मकान, करेंगे हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद अब कंपनी की कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों पर मकान खाली करने की तलवार लटक रही है।
ऐसे में एयर इंडिया के कर्मचारी संगठन जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एयर इंडिया यूनियंस, एयर इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन, एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड और ऑल इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। एयर इंडिया के कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर कर्मचारियों पर मकान खाली करने का दबाव बनाया जाता है तो वो 2 नवंबर से अनिश्चितकाल की हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में एयर इंडिया की जनरल मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीनाक्षी कश्यप को गुरुवार को एक पत्र भी लिखा है। कर्मचारी संगठनों ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें कंपनी की ओर से एक नोटिस मिला है जिसमें उनसे 20 अक्टूबर तक इस बात पर अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया है कि एयर इंडिया के प्राइवेट कंपनी बन जाने के बाद 6 महीने के भीतर वो अपना मकान खाली कर देंगे। कर्मचारी संगठन कंपनी के इस तरह के नोटिस से हतप्रभ हैं। हाल में सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डीपीएम ने एयर इंडिया का सफल विनिवेश पूरा किया है। टाटा सन्स ने इस एयरलाइंस के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली लगाकर अपनी इस विरासत को 68 साल बाद फिर से हासिल कर लिया। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के साथ उसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस और में भी सरकार की पूरी हिस्सेदारी मिली है। एयर इंडिया का विनिवेश दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अंकित दास का खुलासा। आशीष मिश्रा ने कहा था, चलो किसानों को सबक सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर कांड में सह आरोपी अंकित दास ने क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ में कई अहम बातें कबूल की हैं। अंकित ने बुधवार को सिट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से उससे पूछताछ जारी है। अंकित ने पूछताछ में कबूल किया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसानों के प्रदर्शन से काफी नाखुश थे और उन्हें सबक सिखाने की बात भी कही थी। हालांकि किसानों पर जीप चढ़ाने के वक्त आशीष गाड़ी में था या नहीं, इस पर उसने चुप्पी साध ली है। पुलिस का नोटिस मिलने के बाद अंकित रात सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था। इस दौरान उसके साथ गनर लतीफ उर्फ काले भी था। पूछताछ में अंकित ने बताया कि वारदात से कुछ समय पहले ही राइस मिल पर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया की उससे मुलाकात हुई थी। अंकित ने उन्हें जब प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में बताया तो वे भड़क गए और कहा था कि चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। हालांकि जीप में आशीष था या नहीं, इस पर उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अंकित ने बताया कि वारदात के दिन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को रिसीव करने गया था। उसने बताया कि थार के पीछे में काली फॉर्च्यूनर में था जिसे शेखर भारती चला रहा था। उसने बताया कि आगे चल रही जीप किसानों को कुचलते हुए आगे निकल गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के नाम पर जीत की कोई गारंटी नहीं, येदियुरप्पा के बाद अब इस केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भविष्य में उनके नाम से चुनावों में बीजेपी की जीत पर आशंका जताई है। राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में पार्टी की आंतरिक बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में जीत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पार्टी सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर जीत के लिए निर्भर नहीं रह सकती। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। गौरतलब है कि देश में किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी की लोकप्रियता में भी कमी आई है। इसी क्रम में अब योजना और कॉर्पोरेट मामलों के राव इंद्रजीत सिंह के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस और अकाली को आपत्ति, भाजपा ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को पंजाब में बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार दिए जाने पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल शियत ने केंद्र के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। हालांकि भाजपा ने केंद्र के इस फैसले का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। साथ ही इस मामले में सभी दलों से राजनीति नहीं करने की अपील की है। शियद ने लगभग आधे राज्य को बीएसएफ के हवाले करने के कदम को इतने हिस्से में परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना बताया है। यह वस्तुतः राज्य को वास्तविक केंद्र शासित प्रदेश में बदलना है। राज्य को सीधे केंद्र शासन के तहत करने के इस प्रयास का विरोध किया जाना चाहिए और विरोध किया जाएगा। एक बयान में अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर संघीय सिद्धांत पर हमला हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएफ को राज्य पुलिस की सामान्य ड्यूटी छीनकर व्यापक शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुसार केवल राज्य सरकार ही बीएसएफ को राज्य प्रशासन की सहायता के लिए बुला सकती है। राज्य सरकार के अनौपचारिक अनुरोध के बिना केंद्र इस तरह से धक्काशाही नहीं कर सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का किया वादा, बोले बुंदेलखंड को मिला धोखा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव यात्रा इन अब भाजपा विकास करने वाली नहीं, नाम बदलने वाली सरकार है। वो सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाकर महंगाई बढ़ा रही है। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन की हमीरपुर से शुरुआत करते हुए कही। सरकार बनने पर गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना करने की घोषणा की।
हमीरपुर, जालौन और कानपुर देहात में रथ यात्रा और जनसभाओं में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा को भारी जीत दिलाने के बाद बुंदेलखंड की जनता को धोखा मिला। किसान अभी भी मात्र एक फसल ही ले रहा है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल के दाम 102 रुपए पहुँच गए। उज्ज्वला की गैस महंगाई के चलते बुझ गई। लखीमपुर खीरी कांड पर कहा कि भाजपा ने गृह राज्य मंत्री पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो अपराधियों के साथ काम करती है। कहा सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन का नोटिस भाजपा को मिले हैं। किसानों को कुचलने के बाद अब ये संविधान को भी कुचल सकते हैं। बुलडोजर पसंद करने वालों पर इस बार जनता वोट का बुलडोजर भाजपा पर चला देगी। जालौन में कहा कि युवाओं को पकौड़ा तलने का रोजगार देने वाली इस सरकार में सरसों का तेल भी 200 रुपए किलो है। रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची तो वहां कार्यकर्ताओं ने उल्लास के साथ स्वागत किया।